हाँ हाँ, ये भी कर सकते हैं कि एक दिन ऑफिस से सुबह में ले लेंगे क्लास, और एक दिन यहाँ से ले लेंगे। वीक में अगर 2 क्लास भी हो पाता है तो। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में हम लोग स्टेबिलिटी का बात कर रहे थे। तो कल शायद मैं डिराइव किया था क्या, 3 डिग्री रेडिकल ग्रेटर देन 2 डिग्री रेडिकल, ग्रेटर देन 1 डिग्री रेडिकल एंड ग्रेटर देन CH3 रेडिकल। ये था स्टेबिलिटी का ऑर्डर, और पॉइंट ऑफ व्यू था नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम। अब देखिए, अभी इसमें थ्योरी के नाम पे बाकी कुछ नहीं बचा हुआ है। अब इसी में हम लोग को अपना दिमाग दौड़ाना है। सपोज कीजिए कि एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, CH3 CH3, और एक एग्जाम्पल है CH3 CH रेडिकल, CH3 एंड CH3। और A और B में अगर आपको स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का बात करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल, 6, इसमें 3 है। देन विच वन आर मोर स्टेबल एंड लेस स्टेबल, मतलब एक रन B का रहेगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा। अब देखिए, इसमें एक आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जहां से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा -M ग्रुप के लिए। नेक्स्ट वीक में 3 दिन में मैं 1 to 3 डेज में 1 to 323 पहुंचूंगा। 1 to अभी देख रहा था 1 to 323 तक फ्री रेडिकल खत्म होता है। ओके, उसके बाद एसिडिक कार्बिन शुरू होता है, ट्रिपलेट एंड सिंगलेट, समथिंग लाइक कार्बिन, नाइट्रीन या एसिडिटी एंड बेसिसिटी। सो 1 to 323 में आप लोग जब आज के क्लास के बाद आप लोग इसको अटेम्प्ट लेकर रेडी रहिए। एक दिन स्टार्ट करूंगा 1 to 100, दूसरा दिन स्टार्ट करूंगा 100 to 200 एंड इस तरीके से। ओके, ऐसा नहीं कि आप 2 वीक चलते रहेगा प्रॉब्लम डिस्कशन, नॉट, क्योंकि आप मैक्सिमम एफर्ट आप लगाइए जो लगता है कि हाँ, अब ऐसा नहीं कि एक लाइन से बस क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए और बोर्ड पे आ जाएगा। और जो क्वेश्चन ऐसा लगा कि नहीं आपसे बनना चाहिए था और आप फिर भी बोल दिए, इसका मतलब है कि आप अटेम्प्ट नहीं लिए हैं। चलिए, अब इसमें एक एग्जांपल ये है, A, B एंड C, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो क्या लगता है सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए? अगर हम लोग -M फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट और -M सोचते रहते तब तो B सबसे लेस स्टेबल नजर आता, करेक्ट। बट कल मैं बार बार स्ट्रेस देके बोला हूं कि देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी रीजन, यहाँ पे फ्री रेडिकल रेजिडेंस करना शुरू कर दिया
और रेजोनेंस करेगा तो रेजोनेंस अगर एक्चुअली ए फ्री रेडिकल इसके साथ भी तो रेजोनेंस करेगा, हाँ या ना। और रेजोनेंस होने की वजह से इसका ऑक्टेट फुलफिल हो रहा है, करेक्ट। तो यहां पे दिस फ्री रेडिकल स्टेबलाइज बाय फिनाइल रिंग एज वेल एज 3 हाइपर कंजुगेबल, करेक्ट। बट दिस फ्री रेडिकल स्टेबलाइज बाय फिनाइल रिंग एज वेल एज आल्सो स्टेबलाइज बाय व्हाट, NO2, हाँ या ना। ऑब्वियसली ये सुनने में बहुत अपोजिट लगता है कि सर माइनस एम है कैसे स्टेबलाइज करेगा, बट फैक्ट तो ये है कि रेजोनेंस से इसको स्टेबलाइज कर रहा है, करेक्ट। कल एग्जांपल भी इस टाइप का लिए थे, दैट्स वाई सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, बी, उसके बाद ए, और सबसे कम स्टेबल कौन रहेगा, सी रहेगा। अब देखिए आपके पास एक एग्जाम्पल लिए थे CH3 प्लस CH3 CH3 9 हाइपर कंजुगेबल अरे है कार्बोकटायन, और तब आपसे पूछा गया था कि इसमें और इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे मैं एक एक्सेप्शनल कैरेक्टर का बात किया था, नहीं कि 9 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम इस पे डोमिनेट करेगा, तो ए ग्रेटर देन बी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। तो ऐसा इसलिए हुआ कि कार्बोकटायन के साथ हाइपर कंजुगेशन का प्रोसेस एग्जॉस्टिव वे में ही होता है, क्योंकि कार्बोकटायन हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। बट अगर कार्बोकटायन ऐसे सोचिए कि CH3 CH2 प्लस, इस टाइप का आपको क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं मिला होगा, एंड CH3 CH2 रेडिकल, और आपसे पूछा था कि ए और बी में, ध्यान से सुनिएगा, ए और बी में किस में हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा, इवन इफ बोथ हैव 3 हाइपर कंजुगेबल। तो ऑब्वियसली हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होता है, तो ए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ज्यादा है तो इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, दैट्स वाई ये हाइपर कंजुगेशन के थ्रू ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो रेजोनेंस या रेजोनेंस जैसा प्रोसेस डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर, 2 एरो चलता है ना स्टूडेंट, एक ऐसे और एक ऐसे। आप यहां से इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हैं बट यहां से ये लेना ही नहीं चाहेगा, तो क्या प्रोसेस फिजिबल होगा, नहीं होगा। दैट्स वाई इसमें और इसमें ए और ए ग्रेटर देन बी क्या बोल सकते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी, हाँ या ना। इवन इफ बोथ हैव, ऐसा क्वेश्चन आपको डिक्टेशन में पक्का मिलेगा, इवन इफ बोथ हैव सेम नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल, बट फिर भी यहां पे हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा, बिकॉज यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ज्यादा है, करेक्ट। तो एक्चुअल में अब यहां पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर उसका कोरिलेशन इसके साथ क्या है, तो इसका कोरिलेशन ये है देखिए, अब इस एग्जाम्पल में अगर ए और बी में बोलेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इन दिस 2 एग्जाम्पल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या होगा, तो ऐसा नहीं करना है कि यहां से इन्फ्लुएंस होकर बोल दीजिएगा सर यहां भी 9 हाइपर कंजुगेशन है जो कि फिनाइल रिंग पे डोमिनेट करेगा। ये एक जगह था जहां पे एक्सेप्शन था, जहां पे प्लस एम पे कौन डोमिनेट कर गया है, हाइपर कंजुगेशन। बाकी जगह इन जनरल जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा ही करेंगे। और कैसा हम लोग सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट का ज्यादा इफेक्ट थोड़ा ज्यादा रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, हाइपर कंजुगेशन, यही सोचते हैं ना। दैट्स वाई यहां पे क्या हो रहा है, दिस फ्री रेडिकल स्टेबलाइज बाय प्लस एम, बट दिस फ्री रेडिकल स्टेबलाइज बाय व्हाट, हाइपर कंजुगेशन। दैट्स वाई स्टेबिलिटी क्या रहेगा, बी ग्रेटर देन ए। तो दोनों एग्जाम्पल को एक जगह रखने का मेरा मेन पर्पस ये था कि मुझे इस बात का डर था कि कहीं यहाँ से इन्फ्लुएंस होकर इसमें भी तो वही ना कर दें। दैट्स वाई मैंने आपको बोला कि यहाँ बाकी जगह जैसा हम लोग सोचते हैं और बाकी जगह हम लोग सोचते हैं कि मेजोमेरिक इन जनरल मेजोमेरिक इफेक्ट का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू हाइपर कंजुगेशन, ओके।
ओके, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहेगा, बट फिर भी कल मिला होगा तो इसको देख लेते हैं। चलिए, इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का ऑर्डर क्या रहेगा? आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल ये रहेगा, दिस फ्री रेडिकल स्टेबलाइज बाई 2+m, हाँ या ना? और दिस फ्री रेडिकल स्टेबलाइज बाई 1+m एंड दिस फ्री रेडिकल ओनली स्टेबलाइज बाई व्हाट? 6 हाइपर कंजुगेबल। दैट्स वाई यहाँ पे हाइपर कंजुगेबल फ्री रेडिकल के लिए हाइपर कंजुगेबल मेजोमेरिक इफेक्ट में किसका इफेक्ट ज़्यादा हम लोग लेने के लिए बोल रहे हैं? मेजोमेरिक का। और ऐसा भी आपको हिंट दिए थे। यस, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा? C। उसके बाद कौन रहेगा? A। और सबसे कौन रहेगा? B रहेगा। करेक्ट। चलिए, अब यहां देखिएगा, फुल फॉर्म है होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, कल तो भेजे तो थे, बोले थे लिखने के लिए, लिख लिए हैं? इसके बाद डायरेक्ट शुरू होगा आइसोमेरिज्म स्टूडेंट। और मेरा एक सबसे रिक्वेस्ट है, कितने लोग पार्टिसिपेंट हैं? 15 या 16 या 20? 19 हैं। तो खैर, हाँ, जो भी हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके बाद इस टॉपिक का प्रॉब्लम बनाने के बाद आप नोमेनक्लेचर एक बार कवर कर लीजिएगा, बस पढ़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि नोमेनक्लेचर में टाइप ऑफ कार्बन या जो नोमेनक्लेचर पढ़ाए हैं, तो नोमेनक्लेचर का अगर एक बार रिवीजन रहेगा वन टाइम, तो आइसोमेरिज्म ज़्यादा बढ़िया से आप कवर कर पाइएगा। ओके, तो जस्ट एक दिन सुबह उठे 3 आवर में बस पेज को पढ़ लेना है, मतलब लिखना नहीं है। बस टारगेट की 4 आवर में मुझे आज नोमेनक्लेचर का रिवीजन करना। ओके ओके, बिफोर स्टार्टिंग द आइसोमेरिज्म, तो देखिए होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो पहले इसको हम लोग, मतलब हेडिंग मेरा ये है, तो आप इसको ऐसे देखिए कि CH3 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 CH2 CH2 CH3, ठीक है, और CH3 CH CH3 CH CH3 CH3, करेक्ट। और देखिए CH3 यहां तक नजर आ रहा है आप लोग को? CH3 अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मैं जिस बॉन्ड को एरो से इंडिकेट कर रहा हूं, तो दिस बॉन्ड ऑल्सो फॉर्म बाय sp3 एंड sp3 ओवरलैपिंग, हाँ या ना? दिस बॉन्ड ऑल्सो फॉर्म बाय sp3 and sp3, this bond is also formed by sp3 and sp3 and this bond is also formed by sp3 and sp3। इसका मतलब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दे ही नहीं सकते हैं कि सर बॉन्ड लेंथ ज्यादा और कम, हाँ या ना? क्योंकि ऑल आर सिंगल बॉन्ड एंड ऑल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन आर फॉर्म बाय sp3 एंड sp3। तो sp3 यहाँ पे ऑल बॉन्ड आर फॉर्म बाय sp3 तो क्या यहाँ से आप बता सकते हैं कि सर इसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा ज़्यादा रहेगा, इसका बॉन्ड लेंथ कम रहेगा? अभी तो आपको इंट्यूशन, बाद में आप गेस कर सकते हैं कि सर इसमें थोड़ा स्ट्रेचिंग रहा होगा, बट अभी तो आप नहीं बता सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ओवरलैप साइज, ओके, अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, करेक्ट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत
बढ़िया क्वेश्चन है। तो अब ए, बी, सी एंड डी में, इन चारों में आपसे पूछा जाएगा कि इस बॉन्ड, इस बॉन्ड, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या है। और देखिए मैं जानबूझ के सिमेट्रिकल लिया हूं। सिमेट्रिकल इसलिए कि इसका दोनों कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, करेक्ट। इस कार्बन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इस कार्बन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, और इस कार्बन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ऑब्वियसली अगर हिट करते हैं तो नहीं लगता कि यहां पे होमोलिटिक ब्रेकेज होने का चांस रहेगा। और अगर नहीं भी है तो मेरा यहां पे कंडीशन है, नहीं भी है तो मेरा यहां पे कंडीशन है कि हम लोग यहां पे होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन ही करेंगे। एच मीन्स हेट्रो भी होता है, बट यहां पे हम लोग होमोलिटिक, यहां पे मैं बोल रहा हूं। तो यहां पे क्या बनेगा, 2CH3 रेडिकल। यहां पे क्या बनेगा, 2CH3 CH2 रेडिकल। यहां पे बनेगा 2CH3 CH रेडिकल। और यहां बनेगा 2CH3 CH3 रेडिकल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस रेडिकल में सबसे स्टेबल रेडिकल कौन है। डी। तो बताइए, आपको नहीं लगता कि ये कार्बोकैटायन के जैसा कुछ हो गया। हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन में भी ऐसे ही डिराइव किए थे। ओके, इसका मतलब है कि किसका यहां से यहां तक जाने का टेंडेंसी ज्यादा रहेगा, जिसका इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा, करेक्ट। जिसका इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा स्टूडेंट, तो उसको यहां से गैप कम दे रखा रहेगा ना, एनर्जी कम प्रोवाइड करना पड़ेगा, करेक्ट। हाँ या ना। दैट्स वाई इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर सबसे ज्यादा डी का रहेगा। और जिसका जाने का टेंडेंसी ज्यादा, इसका मतलब है कि उसमें एनर्जी कम खर्च होगा। और जिसमें एनर्जी कम खर्च होगा, इसका मतलब उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, करेक्ट। दैट्स वाई मैं बताने का यहां से एक कोशिश कर रहा हूं कि होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल नहीं लगता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ या ना। करेक्ट। और चलिए, इसका मतलब यह हुआ कि इन सब का बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। बॉन्ड डिसोसिएशन बोले या बॉन्ड स्ट्रेंथ बोले, अलग बात है, सेम बात, करेक्ट। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और स्टेबिलिटी ऑफ कौन सा, हेट्रोलिटिक बोल रहे हैं, वेरी गुड, प्रोड्यूस्ड कार्बोकैटायन। तो ये हो गया हेट्रोलिटिक, और ये क्या हो गया, होमोलिटिक। अब इसमें देखिए, अगर अब मुझे याद करना रहता है तो इसको मैं ऐसे खुद के लिए ऐसे याद किया था। ये क्या है, इंटरमीडिएट, है ना। और ये भी क्या है, इंटरमीडिएट। कार्बोकैटायन भी इंटरमीडिएट है और फ्री रेडिकल भी इंटरमीडिएट है, करेक्ट। इसका मतलब है कि आज के बाद इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, एच को हटाते हैं, ठीक है, और क्या लिखते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, यस, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस्ड इंटरमीडिएट। ओके,
अब होमोलिटिक रहेगा तो फ्री रेडिकल बोल देंगे, हेटेरोलिटिक रहेगा तो क्या बोल देंगे, कार्बोकैटायन बोल देंगे। करेक्ट। इसको याद रखिए तो ज्यादा बेटर है। इसको याद रखने से नहीं लगता है दोनों बॉक्स आ गया एक साथ। अब देखिए CH3CH2H H H. This bond also formed by sp3 and 1s or overlapping. This bond is also formed by sp3 and 1s overlapping, and this bond is also formed by sp3 and इन तीनों में जो इंडिकेटेड बॉन्ड है वो sp3 और 1s के ओवरलैपिंग से बन रहा है। करेक्ट। तब एक सपोज कि यही सेम एग्जांपल हम लोग हेलोजनेशन ऑफ अल्केन पढ़ रहे हैं जहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चल रहा है। और तब मैं आपसे पूछूंगा ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में कौन सा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा, तो वो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा जिस हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा रहेगा रिएक्शन में। दैट्स वाई इस कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ, इस कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ और इस कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका रहेगा। जनरली कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जब हम लोग स्ट्रेंथ बोलते हैं तो होमोलिटिक सोचिएगा। क्या सोचना है, होमोलिटिक। तो ऑब्वियसली यहां से प्रोड्यूस क्या होगा, दिस वन, और यहां से प्रोड्यूस क्या होगा, दिस वन, और यहां से प्रोड्यूस क्या होगा, आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, दिस वन। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल किसमें मिला, सी में। इसका मतलब है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस इंटरमीडिएट डायरेक्टली या इनवर्सली, इनवर्सली। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए ग्रेटर बी ग्रेटर सी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं बन जाएगा। देखिए अभी नहीं लगता है ये सब क्वेश्चन बच्चा टाइप है आप लोग के लिए। ए बी सी में इंडिकेटेड, इसका अगर स्ट्रेंथ पूछा जाए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर या स्ट्रेंथ, तो बोलिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन रहेगा और क्यों रहेगा। ओके ये तो क्रिस्टल क्लियर है ना, इसमें तो सब लोग एक साथ आंसर दे सकते हैं। फ्रैक्शन ऑफ 10, 5 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। इसमें ए बनेगा, इसमें ए बनेगा और इसमें ए बनेगा। दिस फ्री रेडिकल स्टेबलाइज बाय 2 फिनाइल रिंग प्लस एम, दिस फ्री रेडिकल स्टेबलाइज बाय प्लस एम एंड 3 हाइपर कैनिवल, दिस फ्री रेडिकल ओनली स्टेबलाइज बाय 1 प्लस एम ऑफ फिनाइल। जैसे सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें कौन रहेगा, ए। उसमें स्टेबल कौन रहेगा, ए। और सबसे कम स्टेबल कौन रहेगा स्टूडेंट, ए रहेगा। तो जिसका स्टेबिलिटी सबसे कम, इसका मतलब उसका टूटने, उसका ब्रेक होने का चांस सबसे, उसका ब्रेक होने का चांस सबसे कम। जिसका स्टेबिलिटी सबसे कम उसका ब्रेक होने का टेंडेंसी भी सबसे कम। इसका तो इसका मतलब उसका स्ट्रेंथ ज्यादा। इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ इंडिकेटेड
कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इज इट क्लियर? तो देखिए फ्री रेडिकल टॉपिक मैं यहाँ तक कवर कर लिया। अब इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो यहाँ के बाद आप लोग का काम शुरू होगा। और इसमें टास्क है 1 2 चैप्टर 3। सब लोग सुन पा रहे हैं? चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 1 to 323। ओके। और कहीं पे कार्बन नाइट, और इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं। आज हो गया थर्सडे, मंडे को डिस्कस करूंगा। संडे को नहीं हुआ तो वर्क ऑफ एनर्जी पढ़ा देंगे, मंडे को डिस्कस करेंगे। ओके। और मुझे लगता है पहले से भी तो आप बना ही रहे होंगे ना। ओके। तो आज का क्लास यहाँ के बाद तो अब एक ही चीज़ शुरू होगा आइसोबेरियम, जो कि आज मैंने शुरू नहीं करूंगा। आप लोग नॉमेनक्लेचर भी रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस अब जैसे जैसे आगे जाएगा तो आपके ऊपर बर्डन बढ़ रहा है। मतलब जो बॉल मेरे कोर्ट में था वो अब आपके कोर्ट में जा रहा है। तो जितना कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको कैरी ऑन भी करना है। तो अब आइसोमेरिज्म्स के लिए इसी बहाने नॉमेनक्लेचर रिवीजन कीजिए। और आज का क्लास इतना ही, बस मुझे फ्री रेडिकल को कवर करना था, मैं कवर कर लिया। और अभी क्लास खत्म होने के बाद ही आप प्रॉब्लम को बनाना शुरू कर दीजिए। ओके ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके, थैंक यू। मीटिंग खत्म कर दीजिए सौरभ।